आप सभी दोस्तों का हमारा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि सीटेट 2026 टू 30 तक होने वाला है और ये डे 1 है। तो सबसे पहले हम लोग आगे मूव करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि ये डे 1 टू डे 20 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। रोज जो है आज डे 1 है और ये जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे और आप लोग जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सीखिए क्योंकि इंडिया जो एक बाइलिंगुअल कंट्री है और यहाँ पे जो है मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की जाती है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, भले ही एग्जाम में आप या तो इंग्लिश में बनाइए या हिंदी में बनाइए, इससे मतलब नहीं है। आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए। और अगर बात की जाए कि 15 पीवाईक्यू एवरीडे हम लोग जो है करने वाले हैं, टोटल 300 पीवाईक्यू हो जाएंगे 20 डेज में। और ये जो पीवाईक्यू लिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो 30 जनवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ था वहां से लिया गया था। अब हम लोग मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने वाले हैं और यहाँ से 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, उर्दू पेडागोजी वगैरह का भी सीडीपी वगैरह भी इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, वहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड नॉट फोकस अपॉन, गणित में आकलन को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स इन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, प्लानिंग नीड बेस्ड remedial class in mathematics, providing feedback to the learners, okay, labeling the learners according to their marks as in a test। इस पे नहीं होना चाहिए इसीलिए ये सही हो जाएगा। यहाँ पे should not पूछा है, not पूछा है, इसीलिए ये वाला जो है सही हो जाएगा, बाकी तो सब सही था इसीलिए वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। Which of the following is the most important of foundational numeracy, doing quick and accurate calculation, okay, developing number sense, gaps of standard algorithm for fundamental number operation, developing the skill of counting। तो ये जो है इसमें हो जाएगा संख्या बोध का विकास करना, डेवलपिंग नंबर सेंस। क्योंकि आप जो है फंडामेंटल न्यूमेरेसी या लिटरेसी की जब बात करते हैं तो ग्रेड 1 to 5 के लिए ही करते हैं। तो 1 से 5 क्लास के बच्चों के लिए आप जो है वो डेवलपिंग स्किल ऑफ काउंटिंग वगैरह, क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन ये सब नहीं कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं नंबर सेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठचर्या के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। इट मस्ट एक्सप्लिट इनकॉर्पोरेट द progression that learners make from the concrete to the abstract while acquiring concept. It must including mainly those topics whose have application in higher class। higher class वाली तो यहाँ पे जो है बात नहीं करनी है क्योंकि प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा है, तो हायर क्लास आ गया तो पहले ही काट देना है। इट शुड इंट्रोड्यूस अलजेब्रिक नोटेशन एंड इट्स यूज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अलजेब्रा भी जो है अभी प्राइमरी क्लास में नहीं आएगा। इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू यूज वेरियस मेथड टू प्रूविंग थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है 1 to 5 में। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा कि अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं वो उसमें संतुष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। मूर्त से अमूर्त की तरफ जो है कहती है कि यहाँ पे कहा गया है कि कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है हम लोगों को आगे बढ़ना है, इसीलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और टीचर asked a class 1 student to write 54, the student wrote 504 यानी 504। Which of the following is the most appropriate strategy to rectify this mistake? शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थी से 54 लिखने के लिए कहा, विद्यार्थी ने 504 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी इस गलती को सुधारने की सर्वाधिक उपयुक्त है। ओके, आस्क द चाइल्ड टू इरेज 0 फ्रॉम द मिडिल प्लेस। डायरेक्ट 0 को गलत हम हटाने कहेंगे तो उसकी अवधारणा विकसित नहीं हो पाएगी, सिर्फ वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। मार्क द आंसर एज रॉन्ग
एंड आस्क द चिल्ड्रेन टू राइट 5 and 4। ये भी नहीं, आंसर को गलत करके 5 4 लिखने के लिए कहेंगे तो ये तो डिक्टेशन हो जाएगा। एक्सप्लेन हाउ टू राइट 2 digit नंबर यूजिंग बिल्डिंग एक्टिविटीज। बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्या कैसी लिखी जाती है। ये थोड़ा सा सही लग रहा है। आस्क द स्टूडेंट टू फाइंड और द करेक्ट आंसर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ अगर वो खुद से कैसे कर सकता है, ग्रेड 1 क्लास 1 का स्टूडेंट है, खुद से आंसर नहीं सही कर सकता, इसीलिए सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम क्या? ओके, कवरिंग द गिवन रेक्टेंगल विद इरेजर और शार्पनर एंड आस्किंग द स्टूडेंट टू काउंट देम। अच्छा, मेजरिंग द साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड ब्रेथ, यानी फॉर्मूला का यूज करके कह रहा है। फिर कवरिंग सरफेस ऑफ द एरिया विद सरफेस टाइल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइल। ओके, कह रहा है कि रेक्टेंगल जो है, यानी कि रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं, कि आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने के लिए बच्चों को किस तरह से आप सिखाएंगे। पहले कौन सिखाएंगे, दूसरा मेथड कौन होना चाहिए, फिर तीसरा मेथड कौन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बच्चों को इरेजर और फिर जो है शार्पनर से सिखा सकते हैं। उसको जो है बीच में रख देंगे तो उससे एरिया पता चल जाएगा। इसीलिए फर्स्ट जो है ए होना चाहिए, है ना, पहला। चलिए दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा में फॉर्मूला तो यूज नहीं कर देंगे, फॉर्मूला सबसे लास्ट में आएगा हमेशा। पेडागोजी जब भी आप बनाएंगे फॉर्मूला लास्ट में आएगा, इसीलिए सी आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर से काउंट करके 1 सेंटीमीटर रख करके उसके बाद हम निकाल लेंगे, तो ये दूसरा आ जाएगा। और तीसरा जो है बी आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ए, सी और बी जिसमें होगा, ये जो है ऑप्शन वाला है, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ है, तो ए सी और बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा कि ए सी और बी जो है करेक्ट इसका सीक्वेंस हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा आप रोक करके पॉज करके आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें हम, तो कह रहा है कि ब्रीफ नोट्स दैट अ टीचर टेक्स एज ही सी ऑब्जर्व चिल्ड्रेन डू डॉक्यूमेंट to document a range of various behaviors that children depict while doing an activity task in classroom is an example of। कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास रेंज को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती है वह किसका उदाहरण है। तो कह रहा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रूब्रिक्स, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे। इन टीचिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट द यूज ऑफ विजुअल मैनिपुलेटिव हेल्प टू मूव फ्रॉम विजुअल मैनिपुलेटिव कह रहा है कि विजुअल एड्स जो दिखाते हैं मैथमेटिक पढ़ाने के टाइम में, उसको कह रहा है कि दृश्य हस्ताकौशल कहा जाता है। विजुअल मैनिपुलेटिव्स को गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग डैश की ओर बढ़ने में सहायक होती है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फॉर्मल टू इनफॉर्मल और अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर किसी चीज को हम दिखा रहे हैं तो कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त की अवधारणा को समझने में ज्यादा जो है सहायक होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, गणित में समस्या समाधान की युक्ति में सम्मिलित है, कौन सा है। इंट्यूशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मेमोराइजेशन एंड प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग एंड पैटर्निंग। रीजनिंग और पैटर्निंग, विवेचना, तर्क विवेचना और पैटर्न बनाना, ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है। इसको आप लोग जो है याद करके रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा याद करने वाला है ये। Which of the following is the least appropriate about teaching and learning of lowest common factor LCM at the primary school level? कह रहा है 1 to 5 स्कूल के लेवल पे आप LCM जब सिखा रहे होंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे कम वहां पे जो है यूज किसका कीजिएगा, लिस्ट अप्रोप्रिएट कह रहा है, लिस्ट अप्रोप्रिएट है ना।
कि प्राथमिक स्कूल स्तर पर लघुत्तम समावर्ती ल स के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? इट कैन बी indirectly introduced in primary grade using activity method. It cannot be taught to children of primary grade. प्राइमरी ग्रेड में कह रहा है एलसीएम नहीं पढ़ाना है। ओके, देखते हैं आगे। देयर आर many everyday instance where this concept is tacitly used by the children. दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर बच्चों का इस अवधारणाओं का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एन इंटरेस्टिंग मैनर यूजिंग ICT। कह रहा है सबसे कम अप्रोप्रिएट, लिस्ट अप्रोप्रिएट इसीलिए हो जाएगा इट कैन नॉट बी टॉट इन प्राइमरी ग्रेड। ये जो है क्लास 4 में जो है सिखाया जाता है एलसीएम, इसी वजह से A, C और D जो है सही हो जाएगा, लेकिन B गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आस्क्ड टू कैलकुलेट 5 into 28 यानी 5 गुने 28, अ चाइल्ड सॉल्व इट इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, द चाइल्ड हैज यूज्ड, कौन सा मेथड का यूज किया वो बोल रहा है कि जब एक बच्चा को 5 गुने 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। 5 गुने 28 बराबर 28 गुने 5, ओके, बराबर 14 गुने 2, 28 को बना दिया है 14 गुने 2, फिर गुने 5, फिर 14 को रहने दिया और 2 गुने 5, फिर 14 गुने 10 कर दिया 2 गुने 5 को, और फिर 14 ढाई के 140 कर दिया। इस तरह से बच्चे ने यूज करके इसको बनाया है। इसको कह रहा है कि कौन कौन सा इसमें लॉ लगा है। तो इसमें हम लोगों को सीधा पता है कि कमल्टेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ लगा है, डिस्ट्रक्टिव लॉ नहीं लगा है। ये ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन है इधर वाला, तो हम लोग देखेंगे कि ए और सी कहाँ पे है। ए और सी जो है ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। जिसको हिंदी में समझना है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ए हो जाएगा इसका आंसर। और इंग्लिश वालों के लिए जो है इंग्लिश में फॉर्मूला है कि कमल्टेटिव लॉ क्या होता है, दिस लॉ स्टेट दैट द ऑर्डर ऑफ नंबर इन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन डज नॉट अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग देखे थे b + a बराबर a + b सेम था, फाइनल रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था। डिस्ट्रक्टिव लॉ का ये होता है दिस लॉ रिलेट मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन अलाउइंग अ नंबर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सम। फिर जो है एसोसिएटिव लॉ का हो जाता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द वे नंबर्स आर ग्रुप्ड इन an addition or multiplication operation does not affect the final result। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ए और सी का यूज हुआ था, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो गया था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि which of the following activities most appropriate for the development of a special understanding among primary grade learners। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी समझ की विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधियां निम्नलिखित में कौन सी है? रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्राइंग अ मैप of their homes, showing relative size and position of room, measuring the distance between two cities or map, recalling the name of geometric figure। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि drawing a map on their homes, showing relative size एंड पोजीशन ऑफ रूम्स, कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर का एडिशन, मिस्टर अलका यूज कंक्रीट ऑब्जेक्ट सच एज टोकन्स, पेंसिल, इरेजर etc। सी provides opportunity to the student to manipulate these objects to add single digit number। According to Berner, this mode of learning is known as। कह रहा है कि बर्नर का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से कौन सा जो है यहाँ पे लॉ लग रहा है। हिंदी में इसको अगर पढ़े तो एक अंकीय संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सूची अलका ने मूर्त अवस्थाओं जैसे टोकन, पेंसिल, रबरों इत्यादि का उपयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलता पूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का यह प्रकार है, यह प्रकार हो जाएगा इनेक्टिव हो जाएगा, अभी प्रदर्शन इनेक्टिव।
यहाँ पे सारा जो है बर्नर का सिद्धांत हम लेके आ चुके हैं कि बर्नर्स कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तीन ही होता है, इनेक्टिव एक्शन बेस्ड, आइकॉनिक इमेज बेस्ड और सिंबॉलिक लैंग्वेज बेस्ड। तो इसको जो है आराम से रोक करके पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग अभी जो यूज किए थे वो था ये इनेक्टिव एक्शन बेस्ड कि डोमिनेंट इन्फ्लुएंसी दिस मोड इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटिंग नॉलेज थ्रू फिजिकल एक्शन। हमने देखा कि टोकन पेंसिल वगैरह को दिखा करके जोड़ना सिखाया जा रहा था, इसीलिए फिजिकल एक्शन वहां पे हो रहा था। एंड म्यूजिक मेमोरी ऑफ बेबी फॉर एग्जांपल लर्नर्स अबाउट रैदर रैटल बाय शेकिंग इट। ओके, तो ये इनेक्टिव का डिफिनेशन है। आइकॉनिक और सिंबॉलिक का भी आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। और चाइल्ड गिव एग्जांपल्स of different shapes from his surrounding like samosa is triangle. Okay, see the child is at which level of geometric thinking according to वैन हाइल्स थ्योरी। एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है। जैसे समोसा एक त्रिभुज है, वह बच्चा वैन हेल सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। तो वैन हाइल थ्योरी ऑफ जियोमेट्रिक कैलकुलेशन अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और ये जो है ना, इसको आप लोग कहीं कॉपी पे नोट करते जाइएगा, जो भी हम एक्स्ट्रा बताते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा वाला जो होता है ना अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। जैसे वैन हेल का ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर जो है, इस पे से एक ना एक क्वेश्चन हर बार आपको पूछेगा, इसीलिए इसको रट जाइएगा। इसमें लेवल 0 से शुरू होकर लेवल 4 तक होता है। लेवल 0, 1, 2, 3 एंड 4 पहला होता है विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, रिलेशनशिप या फिर इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर फॉर्मल डिडक्शन और राइगर है। इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोगों को लेवल 0 से काम है विजुअलाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि दृष्टिकरण। इस स्तर पर बच्चा वस्तुओं की आकृति को सिर्फ जानता है और उनकी आकृति के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है। समोसे की आकृति को देखकर त्रिभुज बनाना, बिस्किट की आकृति को देखकर आयत बनाना, रोटी की आकृति को देखकर वृत्त बनाना। किसी भी आकृति को देख करके जब बच्चा उसके चीज को समझ पाता है, जैसे कि आप खिड़की को देख के समझते हैं कि वो रेक्टेंगल शेप में है या कि फिर एक स्क्वायर शेप में है, तो इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसीलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे दृष्टिकरण, ये सही हो जाएगा, दृष्टिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि while solving a subtraction problem 63 minus 29, a child says I changed 29 into 30 and 63 into 64. So I changed the problem to 64 minus 30. My answer is 34. What can be said about this child? व्यवकलन की एक समस्या 63 माइनस 29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है कि मैंने 29 को 30 में से और 63 यानी 63 को 64 में बदल दिया। तो सही है, अगर 29 को 30 में बदल दे रहा है यानी एक जोड़ दे रहा है, तो जिससे घटा रहा है यानी 63 को 64 बना दिया, तो सेम बात हो गया, वहां पे को बदल दिया। तो इस तरह से उसने अपना आंसर जो है 34 निकाला और ये आसानी से निकाला। तो इसको कह रहा है क्या सही है इसके लिए। द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सोल्व 63 माइनस 29। ये तो नहीं, बच्चा जानता है 63 माइनस 29, लेकिन वो टाइम बचाने के लिए या फिर अलग मेथड यूज करने की वजह से वो जो है इसको यूज नहीं किया। The child is getting confused with addition and subtraction। ये भी नहीं है, एडिशन सब्सट्रैक्शन से वो कंफ्यूज होता तो वो चेंज ही नहीं कर पाता। The child has conceptual understanding of subtraction and hence use an alternative strategy। ये बात सही कह रहा है कि बच्चे में व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है और अतः वह एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव युक्ति प्रयोग करता है। द चाइल्ड हैज नाइदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नर द नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ऑफ सब्सट्रैक्शन। कह रहा है कि बच्चों में जो है कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन अ मैथमेटिक्स क्लास और चाइल्ड रिस्पॉन्स डैट 7 into 0 बराबर 7 एंड 0 into 7 बराबर 7। इन द लाइट ऑफ अबव सिचुएशन द चाइल्ड, ओके, कह रहा है गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है कि 7 गुने 0 बराबर 7 और 0 गुने 7 बराबर 7 होता है, जबकि यहाँ पे आंसर अगर रियलिटी में आप देखो तो 0 into
7 इक्वल टू हो जाता कितना 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे बच्चा 7 दे रहा है, तो कह रहा बच्चा के लिए कौन सा सही है। इज बीइंग केयरलेस एंड इनएक्टिव इन द क्लास। केयरलेस जरूरी नहीं है कि केयरलेस होगा इसीलिए गलत कर रहा होगा, हो सकता है कि वो आराम से जो है मतलब पढ़ता हो लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई और ही रीजन हो उसका। तो नीड्स टू बी टोल्ड दैट मल्टीप्लिकेशन टेबल स्टार्ट फ्रॉम 7 into 1, ये भी कहने की जरूरत नहीं है। नीड टू बी गिवन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है जिससे उसका करेक्ट हो जाए। इसको करना क्या है कि इज इनकरेक्टली एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, वह गलत रूप से योग के गुना को गणना की समस्या में विस्तृत कर रहा है, उसका ये गलती है। तो इस गलती को हम लोग सुधारने के लिए काम करेंगे, ना कि इन ए बी और सी पे काम करेंगे, इसीलिए आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अच्छा क्वेश्चन जो है 15 आज का कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये डे 1 था, इसी तरह हम लोग डे 20 की तरफ मूव करेंगे और सीटेट के लिए जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इसी चैनल पे आ जाएगा PYQ सॉल्यूशन, जिसमें CDP जो है EVS और मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सारे ही लैंग्वेज पे रहेंगे, सारे ही जो है सब्जेक्ट के रहेंगे। तो आप लोग चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे ही सीरीज को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।